हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई एमएमडी के एग्ज़ाम्स के लिए जाता हो, आइदर वो क्लास 2 का हो, या क्लास 1 का हो, या क्लास 4 का हो, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बैठता हो एज अ टीएमई और कैडेट, और हो सकता है कि उनको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए कि आईएमओ क्या है, उनकी बॉडीज़ क्या है, हेडक्वार्टर्स उसकी कहाँ पर है, उनके मेंबर्स कौन कौन है। मतलब बेसिकली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये आईएमओ है क्या। तो अभी एक्चुअली बहुत लोग तो आईएमओ के बारे में डेफिनेशन इंटरनेट से या कहीं से भी उठा करके किसी को भी चिपका देते हैं या फिर बोल देते हैं। दैट इज़ ओके। मतलब ये होना चाहिए कि यदि आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो या किसी भी चीज़ को याद कर रहे हो या जान रहे हो, तो उसके बारे में आपको एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो यदि आपके पास डीप नॉलेज है या फिर क्लैरिफिकेशन है उस टॉपिक को लेकर के, तो आप उसको अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ोगे और इवन दो नॉलेज भी अच्छा गेन करोगे उस एरिया में। तो ऐसा भी कहा जाता है, जब तक आप उस चीज को समझे हो तभी माना जाएगा जब आप किसी और को वो चीज समझा पा रहे हो। तो चलिए खैर, इन सब बातों को हम लोग दूर रखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आईएमओ है। आईएमओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग बेसिकली इसको स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये है क्या। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखें कि यूएन क्या होती है। तो यूएन आप लोग को अच्छे से पता होगा, जैसे यूनाइटेड नेशन। तो एक ये एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। तो ये एक्चुअली एक कॉमन नेशंस, जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग हमारे पूरे कंट्री के मेंबर्स यहाँ पे बैठते हैं। जो भी स्टेट मेंबर्स होते हैं, वो फाउंड हुआ था 1945 में। इस बेसिकली अभी हमारा 195 कंट्रीज है, जिसमें से 193 कंट्रीज जो है हमारा, वो मेंबर स्टेट है यूएन के। तो यूएन के बारे में जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बाद हम लोग आते हैं अपने। आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका एक मेंबर स्टेट है, एसोसिएट मेंबर्स है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो कि हमारा इंडिया हो गया। इंडिया भी हमारे मेंबर स्टेट्स में आता है। जनरली एक आइडिया देने के लिए आप लोग के लिए डायग्राम है। तो हम लोग चलते हैं अभी आईएमओ पे जाने से पहले हम लोगों को यूएन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जस्ट आइडिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूएन के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है, एजेंसीज होती है, बॉडीज होती है, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हो यूएन की स्पेशल एजेंसी है, उसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक यहाँ पर आईएलओ है। एक आईएलओ आपको दिख पा रहा है यहाँ पर, और एक यहाँ पर आईएमओ दिख पा रहा है। तो बेसिकली हम लोग आईएमओ और आईएलओ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी क्यों फोकस करते हैं, इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि हम लोग आईएमओ जो बॉडी है हमारा, और आईएलओ हम लोग एमएलसी को लेकर के फोकस करते हैं। तो खैर एमएलसी को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आईएमओ को देखते हैं। तो आईएमओ को यदि देखा जाए तो यूएन के एजेंसी जो होते हैं, स्पेशल एजेंसी है, उसको हम लोग थोड़ा और क्लियरली यहाँ से देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हाँ, यहाँ थोड़ा और क्लियर है कि कितने यूएन की एजेंसी है। एक आईएलओ है और एक आईएमओ जो रेड कलर से आपका हाईलाइटेड है, जिसके बारे में हम लोग जानने के लिए आए। तो आपको ये पता हो गया कि यूएन के अंदर ये एजेंसीज है, उनका नाम आईएमओ है, विच इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी यूएन यूएन के अंदर ये हमें है आईएमओ है, पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को डिविएट करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। जैसा कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये फोटोज है। आप सभी लोग इससे अच्छे से जानकार होंगे इस फोटो को लेकर के। ये एक टाइटैनिक फिल्म की एक सीन है, ये बहुत ही फेमस सीन थी। तो ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि जो भी हुआ है वो सिर्फ इस जो जो कांड हुआ था, ये टाइटैनिक जो डूबी थी, उसके वजह से हुआ है। तो अब थोड़ा सा जनरली हम लोग जान लेते हैं कि ये एक्चुअली कैसे और कहाँ डूबी थी। तो यदि हम लोग बात करें टाइटैनिक की, तो ये हमारा साउथ एम्पटन से स्टार्ट हुई थी ये शिप सेल करना, और लगभग वहां से निकल के इनको न्यूयॉर्क की तरफ जाना था। तो आप जैसा देख रहे हैं, इस पोजीशन पे जो है टाइटैनिक सैंक हो गई थी अंटार्कटिक ओशियन में, आइसबर्ग से टकराने से।
तो ये कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 14 1912 में। तो जैसे ये हुआ हमारा ऑलमोस्ट हमारा 1500 पैसेंजर, 1500 प्लस पैसेंजर इंक्लूडिंग क्रू, बहुत लोग मारे गए थे इसमें। तो ये होने के बाद बहुत सारे कंट्री ने कंसर्न लिया, इसे इमरजेंसी बताया और इनको लेकर के बहुत ही जो भी है दुख जताया या फिर कुछ स्टेप्स लिया जाए, ऐसा उन लोगों के मन में ऐसा कुछ आया। तो जैसा आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, जैसे ही 1912 में टाइटैनिक सैंक हुई, तो 1914 में आप देख सकते हो द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी जो है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी का साइन हुआ। तो ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी का मतलब होता है कि एक, आप कह सकते हो कच्चा चिट्ठा, मतलब एक इंटरनेशनली लॉ एक होता है ट्रीटी, जो किसी दो कंट्रीज के बीच में साइन होता है। जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या पैसेंजर्स आपके देश से किसी और देश में जा रहे हैं, तो एक सेट ऑफ रेगुलेशन होता है, लेकिन वो फॉर्मल नहीं होता है, दैट इज नॉट फॉर्मल, तो वो ट्रीटी कहलाता है। तो 1914 में कुछ कंट्रीज जो है अडॉप्ट किया सोलास को, ठीक है। जब टाइटैनिक 1912 में सैंक हुई थी तो 1914 में कुछ कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया था। लेकिन आपको अच्छे से पता होगा जिनेवा का जो कॉन्फ्रेंस होता है, तो 1948 में 1914 में तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी कुछ कंट्रीज फॉलो किया था, में अडॉप्टेड हुआ था, दैट इज ओके। अब क्या है, 1948 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया, फॉर्मली कन्वेंशन इन्होंने अडॉप्ट किया। तो इन लोगों ने कन्वेंशन, सोलास कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के साथ साथ इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप किया। इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप किया जिसका नाम उस समय IMCO था, विच इज इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसुलेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उस समय पे ये नाम दिया गया था। बाद में भले इसका नाम चेंज करके 1982 में IMO कर दिया गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बेसिक आइडिया था कि IMO क्या है, तो हम लोग क्या जाने, UN है। UN के नीचे हमारा क्या है, सारे एजेंसीज हैं। उस एजेंसी में से एक IMO है। IMO क्यों हुआ? क्योंकि 1912 में टाइटैनिक सैंक हुई, 1914 में एक ट्रीटी साइन हुई, बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया इसको 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद। लेकिन ये इनफ नहीं था, तो 1948 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिनेवे का, तो उन्होंने अडॉप्ट किया सोलास कन्वेंशन को, लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने स्टैब्लिश किया IMCO को, जो इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन था। तो इनका नाम जो है 1982 में IMO कर दिया गया। ये एक सिनॉप्सिस था हमारा, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़े। तो अभी इसके बारे में थोड़ा और हम लोग जानेंगे कि IMO एक्चुअली करता क्या है और इसके बॉडीज क्या होते हैं। बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे IMO को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो एक IMO है और वहाँ पे जनरल असेंबली है, उसके अंदर काउंसिल आता है। तो एक IMO, यहाँ पे IMO देख पा रहे हैं आप, फिर उसके नीचे जनरल असेंबली है और उसके नीचे काउंसिल है। तो आप एक बेसिकली आप किसी भी चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, आप सिंपली आप किसी भी चीज का ऑर्गेनाइजेशन खोले हो, तो वहां पर एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं हिंदी में। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर वेरीफाइंग, फॉर कुछ भी वेरीफाई करना है या कुछ भी आपका टेस्ट करना है, कुछ भी लागू करना है, तो उसके लिए वो असेंबली जिम्मेदार होती है। तो जहां बता दें कि जितने भी लोग UN में मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं स्टेट्स हैं UN में, उन लोगों के एक एक मेंबर जनरल असेंबली में शामिल होता है। तो जैसे जनरल असेंबली है हमारा, तो जनरल असेंबली में आपका ऑल स्टेट्स मेंबर होगा, जो भी स्टेट मेंबर है सब शामिल होंगे इसमें। तो सारे ऑल स्टेट मेंबर शामिल होते हैं इसमें। और जनरल असेंबली हर एक चीज़ों को नहीं देख पाती है, क्योंकि ये असेंबलीज सिर्फ लॉज बनाने के लिए, मैरीन पॉल्यूशन हो गया या कुछ हायर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये लोग असेंबली कुछ एक्शन में आती है। लेकिन इनको एक छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी होती है, जो ये पॉसिबल नहीं है कि जनरल असेंबली के मेंबर स्टेट वाले देख पाए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि कोई अध्यक्ष है, जनरल असेंबली है, तो आप कह सकते हो कि जनरल असेंबली एक हायर गवर्निंग बॉडी है IMO का। So if someone will ask you
which who is the higher governing body of a IMO? So that's General Assembly. General Assembly में कौन कौन आते हैं? जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज के जो यूएन के अंदर हैं एजेंसी में, वो आते हैं। अभी क्या है, जनरल असेंबली ने क्या किया, उनसे नीचे काउंसिल आता है। अभी क्या है, अध्यक्ष जितने भी हैं मेंबर्स हमारे सारे कंट्रीज के जो यूएन एजेंसी में है वो जनरल असेंबली में है, लेकिन उसके साथ ही साथ 40 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। अब कैसे इलेक्ट किया जाता है, कौन इलेक्ट करता है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट होता है, किस बेसिस पे इलेक्ट होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये काउंसिल्स जो इलेक्ट होते हैं टोटल 40 नंबर का होता है। ये 40 नंबर होता है। एवरी 2 ईयर्स मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है आईएमओ की। वहां पे सारे कंट्रीज के जो मेंबर स्टेट्स मेंबर जो हैं वो आते हैं और आ करके फिर वो लोग 2-2 साल में 40 इलेक्टेड मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो अभी काउंसिल का काम क्या होता है कि उस काउंसिल्स के अंदर कमिटीज आ जाते हैं, ठीक है, और एक सेक्रेटरी जनरल भी आता है। तो मैं आपको पहले काउंसिल्स के बारे में बताता हूँ। काउंसिल 40 मेंबर से बनता है। तो 40 मेंबर से बनने का मतलब ये हुआ कि आपके 174 मेंबर स्टेट सारे कंट्रीज से यहाँ पर जनरल असेंबली में आईएमओ के अंदर उपस्थित हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग मिल करके 40 मेंबर्स बनाते हैं, जो काउंसिल, परिषद जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो काउंसिल होता है। वो काउंसिल का काम होता है कमिटीज को सुपरवाइज करना, कमिटीज को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना, या कमिटीज के जो भी प्रॉब्लम्स है वो जनरल असेंबली के सामने रखना। जैसे आप देखते होंगे जज वगैरह बैठते हैं कोर्ट में, तो नीचे एक बंदा बैठा होता है जो भी कुछ भी, यदि वकील साहब होते हैं वो यदि कुछ फॉरवर्ड करते हैं तो वो बंदे को देता है, फिर वो जज को फॉरवर्ड करता है। तो इन द सेंस काउंसिल्स विल एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बॉडी बिटवीन कमिटीज एंड द जनरल असेंबली। ये दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है काउंसिल। तो अभी हम देखते हैं कि ये काउंसिल बनता कैसे है। काउंसिल बनने के लिए ये देख सकते हैं आप, काउंसिल में आपका 3 कैटेगरी आता है, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं। कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है एंड कैटेगरी सी है, ठीक है। तो ये कौन से इलेक्टेड मेंबर्स आपका 2020 या 2021 का ये डाटा है। तो उसमें कैटेगरी ए में देख सक रहे हैं, स्टेट्स विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। जो स्टेट्स, जो कंट्री के जो स्टेट्स हैं, कंट्री हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं प्रोवाइड करने में, इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस को ज़्यादा इंटरेस्ट में रखते हैं, उन लोगों में से 10 को चुना जाता है, जिसमें चाइना, ग्रीस, इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स है। कैटेगरी बी में हमारा इंडिया आता है, जो कह सकते हैं विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी ब्रोन ट्रेड। हाईएस्ट ट्रेडिंग में ये लोग इंटरेस्ट रखता है। सी के समुद्र के रास्ते बहुत मैक्सिमम ट्रेड ये लोग करते हैं, जिसमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, द नेदरलैंड, स्पेन एंड यूएई। बाकी के 20 स्टेट मेंबर्स जो होते हैं, जो काउंसिल्स के अंदर आते हैं, वो आपका स्पेशल इंटरेस्ट इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन। उनका कुछ स्पेशल इंटरेस्ट होता है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को लेकर के या नेविगेशन को लेकर के, वो इसमें इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो बमास, बेल्जियम, चाइल, क्रिप्सस, डेनमार्क, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जमाइका, केन्या, कुवैत, मलेशिया, माल्टा, मेक्सिको, मोरक्को, पेरू, द फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड एंड तुर्की। तो आपको पता चल गया कि हम एक जनरल में बता दे रहे हैं आपको फिर से, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि आईएमओ है, और आईएमओ में जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली इज नथिंग बट योर हायर गवर्निंग बॉडी ऑफ ए आईएमओ। उसके नीचे काउंसिल आता है, जिसमें 40 मेंबर होते हैं। 40 मेंबर कैसे सेलेक्ट होता है वो मैंने आपको दिखा दिया वहां पर कौन कौन मेंबर्स हैं। और उसके काउंसिल्स के अंदर कमिटीज आती है। कमिटी में आप देख सकते हैं कि एमएससी है, मैरीन सेफ्टी कमेटी, एमईपीसी, मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी, एलसी, लीगल कमेटी, टीसीसी, टेक्निकल कोऑपरेशन कमेटी, एंड देन लास्टली लास्ट नॉट लीस्ट फैसिलिटेशन कमेटी। अभी कुछ कमिटीज है हमारे पास। मैरीन सेफ्टी कमेटी है, तो सेफ्टी से हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ से इसके अंदर ही कन्वेंशन डील करेंगे, जैसे आईएसपीएस हो गया, ये सब सेफ्टी कन्वेंशन है, सिक्योरिटी कन्वेंशन है, तो ये सब एमएससी के अंदर आएगी। एमईपीसी में मतलब हो गया जैसे बलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है हमारे पास, जो अभी न्यूली एडॉप्टेड हुआ। और साथ ही साथ हमारा मार्पोल है, ये भी हमारा मैरीन पॉल्यूशन, ऑयल एंड एवरीथिंग एयर से डील करता है, सीवेज, गार्बेज एंड ऑल।
और साथ ही साथ हमारा सेफ्टी देखा जाए तो एमएससी के अंदर 16 आ जाता है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी एंड ऑल दोज थिंग। तो ये कमिटी के अंदर लोग बैठे रहते हैं जो कि चीज़ें देखते हैं बेसिकली। तो ये क्या क्या देखते हैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा उससे पहले। तो अभी आप इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो आईएमओ के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो आईएमओ का जो हेडक्वार्टर है हमारा, वो हेडक्वार्टर लंदन में है। तो आप जब लंदन जाओगे तो वहाँ देख सकते हो कि हेडक्वार्टर उसका लंदन में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी है, ये जरा यूजफुल, बस एक आपको आइडिया रखना है कि कोई यदि पूछता है कहाँ पर है, तो यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और आईएमओ का हेडक्वार्टर, जो यूएन के एजेंसीज का नाम आईएमओ है, यूएन के एजेंसी के अंदर आईएमओ आता है, तो आईएमओ का हेडक्वार्टर जो है हमारा लंदन में है। तो एक जनरल नॉलेज रखना है आप लोगों को। आईएमओ का स्ट्रक्चर है आपको जो आपको ऊपर मैंने बताया उसके यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो आईएमओ में ऑल मेंबर्स होते हैं, असेंबली जो होता है जनरल असेंबली, उसमें सारे मेंबर्स होते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं कहा आपको कि ये हाईएस्ट गवर्निंग या हाईएस्ट पावरफुल गवर्निंग बॉडी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें जितने भी कंट्रीज है, जैसे आप लोग देख लो 195 कंट्रीज है, जिसमें 2 कंट्रीज आपके 193 कंट्रीज मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 193 कंट्रीज के सारे मेंबर्स हमारा इस असेंबली में मौजूद होते हैं। तो ये हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। इनकी मीटिंग जो होती है हर एक 2 साल में होती है, रेगुलर सेशन होता है। यदि कुछ ज़्यादा सीरियस इश्यू आ जाती है शिपिंग को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन भी कंडक्ट किया जाता है। लेकिन बेसिकली इसकी जो रूटीन सेशन है वो 2 साल में एक बारी होती है। तो ये असेंबली का काम एक्चुअली क्या होता है? तो कोई भी वर्क प्रोग्राम हुआ, कोई भी प्रोग्राम यदि आप लॉन्च करना चाहते हो, तो किसी कमिटी ने इंसिस्ट किया तो वो काउंसिल के पास गया, काउंसिल ने आगे बढ़ाया किनको, असेंबली को। तो जैसे किसी एमएससी कमेटी है, एमएससी कमेटी में कुछ ऐसा एडॉप्शन लोग को करना है जिससे कि थोड़ी सी और सेफ्टी या सिक्योरिटी या मेरीन पॉल्यूशन जो हो रहा है वो थोड़ा सा और बेहतर, उसके रोकथाम के लिए हम और कुछ कर सकते हैं। तो वो अपना जो भी एक प्रोग्राम है उसको एक बेसिकली एक फाइल बना करके, उसका लेआउट बना करके वो काउंसिल को भेजेगा, काउंसिल फिर असेंबली को हैंड ओवर करेगा। एक चीज याद रखना है, कोई भी पॉल्यूशन होगा, मेरीन पॉल्यूशन हो गया या कुछ भी हो गया, इसको लेकर के काउंसिल्स के हाथ में कुछ नहीं है। काउंसिल्स कैन डू एनीथिंग रिगार्डिंग एनी मेरीन पॉल्यूशन एक्ट। यदि कुछ भी पॉल्यूशन को लेकर के एक्ट या कोई भी प्रोटोकॉल आता है तो उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हमारा होगा जनरल असेंबली। सो द हायर अथॉरिटी ऑफ द आईएमओ, ही कैन ओनली अप्रूव, ही कैन ओनली साइन टू दैट प्रोटोकॉल। सो कुछ भी चेंजेस हमें लाना है रिगार्डिंग मरीन पॉल्यूशन, सो द ओनली हायर गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएमओ विच इज जनरल असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल। काउंसिल कांट डू एनीथिंग। सो अभी तो जनरल असेंबली का वर्क प्रोग्राम को अप्रूव करना हो गया, ठीक है। वोटिंग करना, काउंसिल्स को इलेक्ट करना, 40 जो काउंसिल सेलेक्ट किए हैं उन लोगों ने उनको इलेक्ट करना, ये सब उन लोगों का काम होता है। तो आईएमओ का स्ट्रक्चर है जनरल असेंबली, उसके बाद काउंसिल। तो असेंबली का आपको पता चल गया हायर गवर्निंग बॉडी है, काउंसिल्स को ये लोग ही इलेक्ट करते हैं। अभी काउंसिल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो काउंसिल्स के बारे में जनरल आइडिया रखते हैं हम लोग। इलेक्टेड एवरी 2 years, टर्म बिगनिंग आफ्टर रेगुलर सेशन ऑफ द असेंबली। हर एक 2 साल में 40 मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ आईएमओ, जैसे कि शिप पे आप देख लो, एक ऑपरेशनल होते हैं, एक मैनेजमेंट लेवल होते हैं। मैनेजमेंट में टॉप 4 आता है, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, सेकंड इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर। बाकी जो ऑपरेशनल लेवल में होता है, जो जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं, सुपरवाइज नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग का देख सकते हैं कि ऑर्गन ऑफ आईएमओ जो है एग्जीक्यूट करने के लिए काउंसिल से रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और काउंसिल्स का क्या है, काउंसिल हमेशा असेंबली के नीचे काम करता है, आप लोग देख चुके चार्ट में। तो ये सुपरवाइज करेगा वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, सुपरवाइज करेगा। बिटवीन सेशन ऑफ असेंबली, काउंसिल परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ द असेंबली एक्सेप्ट मेकिंग रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट ऑन मैरीटाइम सेफ्टी पॉल्यूशन प्रिवेंशन विच इज रिजर्व्ड फॉर द असेंबली बाय आर्टिकल 15J ऑफ द कन्वेंशन। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिए कि बिटवीन द सेशन ऑफ असेंबली काउंसिल परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ द असेंबली except making recommendation to the government on maritime safety pollution prevention which is reserved for the assembly by article 15J of the convention। मतलब काउंसिल सारा फंक्शन, सारा जॉब जो बेसिकली है वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन
आर्टिकल 15J कन्वेंशन के तहत आप मैरीटाइम के सेफ्टी या पॉल्यूशन को ले प्रिवेंशन को लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते, वो रिजर्व होता है असेंबली के हाथ में। तो ये काउंसिल का काम क्या होता है और साथ ही साथ आपका जनरल असेंबली का काम क्या होता है वो इसमें क्लियर है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अभी जो रियली अभी मीटिंग हुई थी, जो अभी जस्ट मीटिंग हुई है, जो रिसेंटली मीटिंग 2 साल में जो मीटिंग मैंने आपको बताया कि आईएमओ का जो सेशन होता है एवरी 2 years कंडक्ट किया जाता है, मीटिंग्स होती है, उसमें वो लोग काउंसिल फॉर्म करते हैं। तो ये 31st असेंबली हुई थी ऑफ आईएमओ, लंदन में हुई थी और 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये चली थी। और ऑल 174 मेंबर स्टेट एंड 3 associate members are entitled to attend the assembly which is IMO highest governing body. Okay, so कहने का मतलब है IMO की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी IMO ही है, यदि कोई पूछा जाए तो। ये आप लोग को बता दिया था ऑलरेडी मैं कि वंस इन अ 2 years इन अ रेगुलर सेशन मीटिंग्स होती है, तो एक जनरल आइडिया आपको रखना है इसके बारे में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है फिर आपका इंटरनेशनल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आईएमओ आर। अभी इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है जो आईएमओ, अभी आईएमओ एक स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर में क्या होता है। आईएमओ के अंदर एक जनरल असेंबली होती है जिसमें सारे कंट्रीज के एक एक मेंबर्स होते हैं वहाँ बैठे हुए, लेकिन वो सारा काम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें को नहीं देख सकते हैं, मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, आईएमओ के अंदर सारी चीज़ों को सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया चलो हम लोग एक काउंसिल बनाते हैं। तो काउंसिल में कितने लोग रहेंगे, तो 40 लोग रहेंगे। जो 40 लोग जो काउंसिल में रहेंगे तो वो कौन सेलेक्ट करेंगे, वो जनरल असेंबली ही सेलेक्ट करेगी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, A, B एंड C, जिसमें कि इंडिया हमारा बी में आता है, सबसे मैक्सिमम ट्रेड में इंटरेस्ट रखने में समुद्र के रास्ते। तो अभी आईएमओ का जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वो खेलते हैं जस्ट लाइक, सो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आईएमओ का कोई भी जॉब परफॉर्म करना है या कोई भी नया एडॉप्शन लाना है, कोई भी प्रोटोकॉल्स लाना है, कोई भी अमेंडमेंट्स लाना है, तो ये चीज़ें हैं: कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, अमेंडमेंट्स, रिकमेंडेशन कोड, गाइडलाइन एंड रिजोल्यूशन। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कन्वेंशन इज अ रिटन एग्रीमेंट विद सेवरल पार्ट्स। ये एक एग्रीमेंट होता है, जैसे सोलास एग्रीमेंट, सोलास कन्वेंशन है, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है, मार्पोल कन्वेंशन है, साल्वेज कन्वेंशन है, बहुत सारा कन्वेंशन है। तो उसकी भी लिस्ट मैं आप लोग को दे दूंगा लास्ट में, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। प्रोटोकॉल भी होता है, यूज बाय। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, और कन्वेंशन के बारे में आप तो समझ गए, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो सारे मेंबर स्टेट से रेटिफाई किया हुआ रहता है। सारे मेंबर स्टेट इसको साइन किए हुए रहते हैं कि चलो आपने एक कन्वेंशन बना दिया कि फलाना फलाना इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको फॉलो करना है, और हमने साइन कर दिया। अब मेरे 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 पार्ट में या मेरे रजिस्टर्ड शिप से, जो मेरे कंट्री से शिप रजिस्टर्ड होगी वो उसको फॉलो करेगी, या मेरे कंट्री में जो शिप सेल करेगी वो उसको फॉलो करेगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको ये कंफर्मेशन देता हूँ कि ऐसा ही होगा, उन्हें साइन कर दिया। प्रोटोकॉल क्या होता है? यूज बाय आईएमओ टू इंट्रोड्यूस चेंज टू द कन्वेंशन विच इज ऑलरेडी अडॉप्टेड बट नॉट येट इंटर इनटू फोर्स। अभी कोई भी आईएमओ के द्वारा ये प्रोटोकॉल यूज होता है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया, कोई भी कन्वेंशन है हमारा, उसमें यदि कुछ चेंजेस लाना है आपको, तो वहाँ प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट्स का भी वही है, आर मेजर चेंज दैट आर बॉट इनटू एक्शन यूजिंग प्रोटोकॉल्स। सो अमेंडमेंट इज नथिंग बट अ मेजर चेंज। जैसे अभी मेजर चेंज हमारा आया था सल्फर कैप को लेकर के, मार्पोल कन्वेंशन में हम लोगों ने अमेंडमेंट लाया है नया, जो कि पहले अभी लेस देन 1% सल्फर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एक जस्ट टाइप ऑफ, इट्स अ मेजर चेंज, इट्स नॉट अ माइनर चेंज, सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड अमेंडमेंट्स। बाकी ये तीनों ही मेन फैक्टर रखता है। और यदि आप इसके बाद आप देखना चाहो कि कुछ ये 4 इंटरनेशनल की कन्वेंशन हमारे पास है, तो यदि कोई पूछे कि व्हाट इज द 4 की कन्वेंशन or the 4 pillars of a IMO, okay, or what is the 4 points of a international maritime law, 4 convention of international maritime law। तो आपका एक सोलाज हो जाता है, एक मार्पोल हो जाता है, एक STCW हो जाता है, एक MLC हो जाता है। तो these are also calls 4 pillar of IMO। तो आपको एक ये चीज ध्यान में रखना है।
तो अब ये चारों के बारे में हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ये चारों है क्या। तो सोलास का आप लोग अच्छे से जान रहे हो, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, और STCW इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सीफेरर्स। मार्पोल इज फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, एंड MLC इज मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। तो अभी इसमें से क्या क्या क्वेश्चन राइज, और ये कुछ आप देख सकते हो, कुछ लिस्ट हमने दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये भी कन्वेंशन का है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटिंग टू द intervention on the high seas in case of oil pollution casualties, दूसरा dumping of waste and other matter, and then oil pollution preparedness response and cooperation ORPC, ORPC HNS protocol, anti-fouling systems, ship ballast water and sediments, recycling of ships। फिर कुछ और है लिस्ट में, इसका भी आप ले सकते हो। ये कॉलरेग हो गया, लोड लाइन हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, सेफ्टी ऑफ ए फिशिंग वेजल SFB हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी कुछ है। उसके बाद और है एक लिस्ट, आप ये भी देख सकते हो। कन्वेंशन कवरिंग लिएबिलिटी एंड कंपनसेशन से है ये CLC। फिर फंड है, न्यूक्लियर है, पाल है, LLMC है। ये सारे चीजें हैं जो आपको इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक नॉलेज के लिए मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी देखा जाए तो दो और आ जाते हैं हमारे। तो दो और देखते हैं। तो हमारे पास है टनेज कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टनेज आप लोग को पूछा जाता है हमेशा। और एक सैल्वेज कन्वेंशन होता है, वो भी आपको पूछा जाता है, व्हाट इज सैल्वेज कन्वेंशन एंड व्हाट इज टनेज कन्वेंशन। अभी यदि हम ब्रीफली देखें तो IMO है क्या। तो इट इज द मेन मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए IMO इज, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है IMO की, टू डेवलप एंड प्रिजर्व अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है ना। एक जनरल असेंबली है, उसके अंदर काउंसिल्स है, उसके अंदर कमिटीज है, सब कमिटीज है, कितना फ्रेम है वहां पर, एक फ्रेम बनाया है उन लोगों ने। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज फॉर द शिपिंग इंडस्ट्रीज एंड इट्स एक्टिविटीज लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी, टेक्निकल कोऑपरेशन, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड लीगल मैटर्स। कोई भी लीगल मैटर्स है उसको डील करना है तो उसके लिए IMO है। सेफ्टी के बारे में कुछ सोचना है तो उसके लिए IMO है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में सोचना है तो उसके लिए IMO है। टेक्निकल कोऑपरेशन या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में सोचना है उसके लिए भी IMO है। तो IMO क्या करेगा, बस कुछ नहीं करेगा, कोई भी चीज के बारे में सोचना है तो उसके लिए एक रेगुलेशन बना देगा, उसके लिए एक पॉलिसी बना देगा, ताकि शिपिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल शिपिंग हो, सेफ शिपिंग हो, और जो भी ऑन बोर्ड हमारा प्रॉपर्टी है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, चाहे लाइफ है, वो सारे के सारे सेफ रहे। और ये सक्सेसफुली अभी IMO हमारा चल रहा है और हेडक्वार्टर्स में इसकी मीटिंग 2-2 साल पे होती है। तो यदि हम एक ब्रीफ में देखा जाए तो इससे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोलूंगा, जिससे कि लोग जो कोई सर्वेयर पूछ सकते हैं आपको। तो पहला हो जाता है IMO के बॉडीज। IMO बॉडीज आपसे पूछ लेता है, बॉडीज नथिंग बट स्ट्रक्चर्स, या तो स्ट्रक्चर्स आपको पूछेगा, ये आपको पूछ लेते हैं वो लोग। और फिर दूसरा वो पूछते हैं कि आपका क्या 4 पिलर्स ऑफ IMO, 4 पिलर्स ऑफ IMO वो पूछते हैं, कब पिलर्स ऑफ IMO पूछते हैं। और उसके बाद तीसरा आपसे वो पूछते हैं, जैसे आप देख लो कि IMO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, IMO का हेडक्वार्टर यू शुड नो। और फोर्थ पूछते हैं वो आपको IMO का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, ये भी पूछते हैं। तो ऐसे करके जो भी एक जनरल आइडिया आपको रखना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि IMO कहाँ से आया और क्यों है, किसकी एजेंसीज है, कैसे काम करती है, उसकी क्या बॉडीज है, क्या स्ट्रक्चर है, एक एक जो उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी पर्सनल आते हैं, जो भी मेंबर स्टेट आते हैं, उसका क्या काम होता है। तो अब इसके अंदर फिर बाकी सोलाज है, हमारा सोलाज होता है, मार्पोल है। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो आप लोग फीडबैक दीजिएगा इसके विषय में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कैसी थी ये सेशन।
तो फिर मैं इस रिगार्डिंग सोलार्स और बहुत चीज़ों के बारे में मैं और भी न्यू वीडियोस ला रहा हूँ। ओके, थैंक यू।